अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में इस वक्त का जो मुल्क का सियासी मंजरनामा है, मैं चाहूँगा उस पर हम तफसील से बात करें। मुख्तलिफ सफ़बंदियों की बातें हैं। कल कुछ खबरें आ रही थी कि एक नई पार्टी शायद तश्कील देने की बात है पंजाब में, लेकिन फिर जब वाज़ेह तौर पर जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप से बात की गई या अलीम खान साहब ने, तो इस बात की फ़िल वक्त तरदीद की गई है। चौधरी सरवर साहब बहरहाल ये बात ज़रूर कह रहे हैं कि इब्तदाई तौर पर अभी कुछ मुलाकातें हुई हैं और गौर किया जा रहा है कि जो मुनहरिफ अरकान हैं, ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं, या वो अरकान जो PDM की जमातों में से किसी को छोड़ना चाहते हैं लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नहीं जाना चाहते, उन पर मुश्तमिल एक ग्रुप पंजाब में बनाया जाए। और ये सारा का सारा काम बताया जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है और इसके पीछे आसिफ अली जरदारी साहब हैं। आज बलूचिस्तान के हवाले से भी ये बात वाज़ेह हो गई कि मुख्तलिफ बलूचिस्तान के जो सियासी लोग हैं उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है मुख्तलिफ जमातों से, और वो एक रीज़नेबल नंबर है जो कि मुख्तलिफ जमातें छोड़कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं। इसी तरह की एक अरेंजमेंट पंजाब में भी करने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त पंजाब जो है वो फोकस है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वहाँ पर एतमाद का वोट लेने की बात है। कभी कहा जाता है कि एतमाद का वोट नहीं लिया जाएगा। आज फवाद चौधरी साहब फरमाते हैं कि हमारी नंबर गेम पूरी है और पंजाब में हम एतमाद का वोट ले सकते हैं। चौधरी शुजात साहब कुछ और बात कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि आने वाले कुछ दिनों में पंजाब में क्या होता है। क्या पंजाब की असम्बली कंटिन्यू करती है, वहाँ वज़ीर आला तब्दील होते हैं, असम्बली डिज़ोल्व की जाती है या नहीं की जाती है। ये तमाम तर चीज़ें हैं जो कि एक टोन सेट करेंगी कि आइंदा मुल्क में होने क्या जा रहा है। और पंजाब से ही उसका आगाज़ होगा और फिर अगर बात KP तक जाती है और फिर आया इलेक्शंस की तरफ हम जा सकते हैं या नहीं। दूसरी जानिब इमरान खान साहब, जो दूसरी खबरें चल रही हैं वो टेक्नोक्रेट सेटअप की हैं और इमरान खान साहब वाज़ेह तौर पर ये कह रहे हैं कि किसी किस्म की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने की कोई कोशिश ना की जाए। उनका तमाम तर जोर इसी बात पर है कि मुल्क में जल्द अज जल्द आम इंतखाबात कराए जाएँ और मुसलसल वो साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब पर तनकीद करते हैं। आज भी वुमेन कन्वेंशन से जब वो खिताब कर रहे थे तो उन्होंने नाम लेकर उनका जिक्र किया और ये सिलसिला जारी और मुसलसल ये करते आ रहे हैं। एक तरफ इमरान खान साहब ये करते आ रहे हैं तो दूसरी जानिब बैक चैनल ये कोशिशें भी की जा रही हैं कि किसी तरह से दोबारा से राब्ते इस्टेब्लिशमेंट से बहाल कर लिए जाएँ। इसका जिक्र भी फवाद चौधरी साहब ने आज वाज़ेह तौर पर किया कि हमारा किसी से कोई इख्तलाफ नहीं है, हम चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से हमारा राब्ता बहाल हो, लेकिन बताया जा रहा है कि कुछ ख़ास लिफ्ट अब तक नहीं की कराई जा रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, कीपिंग इन व्यू कि जिस तरह से वो जनरल बाजवा साहब के ख़िलाफ़ एक कैंपेन चला रहे हैं। मैं चाहूँगा तफसील से आज के प्रोग्राम में हम इस सारे मामले पर बात करें। क्या टेक्नोक्रेट सेटअप की गुंजाइश है जहाँ पर मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर पर सवाल उठ रहे हैं, डिफ़ॉल्ट करने की मुल्क की बात है, मुख्तलिफ चीज़ों को गिरवी रखवाने की बात है, असासे बेचने की मुल्क की बात की जा रही है ताकि किसी तरह से मईशत को संभाल लिया जाए। ऐसे में टेक्नोक्रेट सेटअप, इलेक्शन का मुतालबा, पंजाब की सियासत, ये सियासत अपनी जगह पे जारी है। बेहतरी इस्तेहकाम मुल्क में इस सारी सूरत हाल में आ सकता है या नहीं, मैं चाहूँगा इस पर तफसील से हम बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं फ़ारूक आदिल साहब, सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। डॉक्टर कमर चीमा साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। और जावेद बलोच साहब, सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हैं, जो मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं। फ़ारूक आदिल साहब, सबसे पहले कैसे देखते हैं आप? एक तरफ तो ये कहना कि इलेक्शंस नहीं हैं, कोई जल्दी नहीं है, इलेक्शंस नज़र नहीं आ रहे, फिर ये नई सफ़बंदियाँ जो हैं पंजाब में हों या ये बलूचिस्तान में बहुत से लोग पीपल्स पार्टी की तरफ आएँ, ये तो एक माहौल तभी बनता है जब इलेक्शन करीब होते हैं या इलेक्शन नज़र आ रहे होते हैं। कैसे देखते हैं इस सारी तब्दीली को जो अब पंजाब में, जिसका भी बिल्कुल आगाज़ है, और बलूचिस्तान में जो अमली तौर पर हो चुकी है? अब ये देखें, बहुत सारी चीज़ों के सवाल तो आप यूँ समझिए कि वाज़े तौर पे शायद कोई भी ना दे सके, लेकिन मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। 2018 के इलेक्शन से पहले की बात है। बहुत सारे इलेक्टेबल से इमरान खान ने रब्ता किया और कहा कि आप PTI को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो उन लोगों ने बड़े, आपको पता है कि जिनके अपने हल्के होते हैं, जो इलेक्टेबल्स होते हैं, वो बड़े ज़ीरक लोग होते हैं। उन्हें अंदाज़ा होता है कि सियासत का हवा क्या है और हमें उसकी हवा के रुख पे जाना कैसे है। तो उन्होंने ये कहा, खान साहब बेहतर ये होगा कि आप पहले अपनी हवा चलवाएं। अगर आपकी हवा चल गई तो हम आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम खुद आपकी तरफ आ जाएंगे या हम लाए जाएंगे। तो ये सियासत का एक चलन है। तो अब बिल्कुल जो लोग इमरान खान की तरफ उस वक्त लाए गए थे, अब उनको कुछ नए शजर चाहिए जिन पर वो अपना ठिकाना कर सकें। तो वो नए शजर बन रहे हैं या बनाए जा रहे हैं,
उनके बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? उनके बनाने की ज़रूरत इसलिए पेश आ रही है, ये माजी में ऐसा नहीं था। माजी में ऐसा इसलिए नहीं था कि सियासत के अंदर एक वज़ादारी थी, इख्तलाफ था तो उसकी कुछ हदूद थी, माँ बहन नहीं थी, लोगों के ज़ाती मामलात नहीं थे, ऑडियो वीडियो टेप्स नहीं थी और हम किसी को गाली नहीं देते थे। लेकिन पीटीआई के इस मंज़र में आने के बाद, सियासी यानी प्लेटफॉर्म पे आने के बाद, बिल्कुल वो जैसे कहते हैं ना कि एक नया कल्चर ही नया मुतारिफ हो गया, और जिसमें गद्दारी और माँ बहन के मामलात और एक दूसरे को बुरा कहने के और ऐसा मुंह भर के बुरा कहने के जो नॉर्मली हम नहीं कर सकते, हमारी नॉर्म से इजाज़त नहीं देती, तो ये सब हुआ। तो ये सब इमरान खान ने किया, उनके डाई हार्ड लोगों ने किया जिनका माजी में सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं था। लेकिन जो इलेक्टेबल्स आए, बाज़ उन लोगों से भी इस तरह के काम कराए गए। अब उनके लिए माजी में जो मुतहारिब पार्टी होती थी उसमें गुंजाइश होती थी जाने की, लेकिन गुज़श्ता 4-5 बरस में जो कुछ पीटीआई में शामिल होने वाले लोगों से कराया गया, उसकी वजह से उनके रास्ते मसदूद हो गए हैं। सही। वो जो रास्ते मसदूद हुए हैं तो उन्हें कोई नया रास्ता निकालना है, तो ये एक नया रास्ता निकालने की कोशिश है, जिसमें बहुत सारे लोग जो पीटीआई के हैं, जिन्हें मुस्लिम लीग नून कबूल नहीं कर सकती, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कबूल नहीं कर सकती, या और दीगर जेयूआई या इस तरह के जो दूसरे ग्रुप हैं वो उन्हें कबूल नहीं कर सकते। लेकिन उन्हें बहरहाल सियासत करनी है, तो सियासत करने के लिए उन्हें कोई कोई ठिकाना, कोई प्लेटफॉर्म। लेकिन फारूक आदिल साहब, सवाल तो ये पैदा होगा ना कि इसमें उसको लीड कौन करेगा? अगर कोई एक पॉलिटिकल पार्टी बना भी दी जाती है, एक नया ग्रुप बनाया जाता है, तो उसमें यह है कुछ हैवी वेट्स हैं, उसको फिर लीड करने के हवाले से भी सवालात उठेंगे। मैं आगे बढ़ते हुए डॉक्टर कमर चीमा साहब, गुंजाइश देखते हैं आप किसी ऐसी थर्ड पॉलिटिकल फोर्स की पंजाब में जो कि इम्पैक्टफुल हो, जो कि इम्पैक्ट डाल सके? क्योंकि ये चौधरी सरवर साहब का नाम हो या जहांगीर तरीन साहब का नाम हो या अलीम खान साहब हों या और बहुत सारे ऐसे जो इलेक्टेबल्स हैं, ये कोई इम्पैक्टफुल सियासत कर सकेंगे पंजाब की हद तक? और मकसद तो यकीनन इसमें पीटीआई का वोट तोड़ना है, वो मुमकिन हो पाएगा? देखिए, ये जो सियासत है ना पाकिस्तान की, इसको जिसको इलेक्शन इंजीनियरिंग कहते हैं, बड़े बड़े धड़ों को तोड़ के इधर उधर करना, देखें ये हम करके बैठे हुए हैं तो आज पाकिस्तान की ये हालत है। मेरा ख्याल है कि एक एक ऑर्गेनिक एनवायरनमेंट देना चाहिए, लोगों को पता है उन्होंने किस चीज को चॉइस करना है। एक हद तक तो आप एक माहौल क्रिएट करते हैं, जिस तरह आदिल साहब भी बात कर रहे थे, ये बेसिकली तो माहौल क्रिएट किया जा रहा है ना, जिस तरह 2011 के बाद से लेके इमरान खान साहब के लिए माहौल क्रिएट किया गया, और 2013 में थोड़ा सा किया गया, फिर 2018 में जिनके उनके लिए माहौल क्रिएट किया गया, लेकिन वो हर चीज़ रिवर्स हो गई। सो मेरा ख्याल है एस्टैब्लिशमेंट ये समझती होगी कि छोटे छोटे धड़े जो हैं वो रखे जाएं ऑलरेडी इस्टेब्लिश पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। सो 20-30 लोग इधर जोड़ दिए, 20-30 लोग इधर जोड़ दिए, तो ये जो एक चीज़ है ना कि एक मजबूत सियासी जमात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब भी एक मजबूत सियासी जमात कंट्रोल पावर में आएगी पार्लियामेंट के अंदर, वो फिर उस तरह की तब्दीलियां करेगी जो डॉक्टर साहब, ये एस्टेब्लिशमेंट चाहती है या एज ए मैटर ऑफ फैक्ट कोई जमात ऐसी है ही नहीं है? ये पीटीआई उभरी थी बड़ी हद तक, जो कि ज़्यादा सूबों में जिसकी पेनिट्रेशन थी, लेकिन अब वो भी बड़ी महदूद रह गई है। वो इंटीरियर सिंध में नहीं है, पीटीआई पूरे बलूचिस्तान में नहीं है। नून लीग की बात करें तो ये सियासी जमातें तो अपने कंडक्ट की वजह से महदूद हो गई हुई हैं कुछ खास इलाकों तक, या किसी ने किया है इनको महदूद? देखें, अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग को देखें ना, तो ये तो डेलिब्रेटली सिंध में नहीं जाते ही नहीं है, ये बलूचिस्तान को मुंह ही नहीं लगाते, लिफ्ट ही नहीं कराते, ये समझते हैं हमारा वहां जाना बनता ही नहीं है, क्योंकि हमें मेन वोट तो केपी और बलूचिस्तान पंजाब से मिल जाना है और इन्हीं सीटों से हमने आगे चले जाना। बलूचिस्तान को तो समझते हैं ये तो सारे जो पावर में आएगा केपी और पंजाब के अंदर, ये उसके साथ मिल जाएंगे, और सिंध जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ है। सो वहां जाके कोशिश करने की जरूरत ही नहीं है, टेक्निकली तो ये सोचते हैं। लेकिन दूसरी बात जो है, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो इंजीनियरिंग करना है, देखें इमरान खान साहब का बयानिया मुझे और आपको हो सकता है और उन लोगों को ना पसंद हो, या बहुत सारों को पसंद करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है ये तोड़ जोड़ करना, ये बंदे इधर से उधर करना,
दिस इज नॉट समथिंग जो पाकिस्तान जिसका मुतहमल हो सकता है। हाँ, इमरान खान साहब को ये मनाना कि नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमी भी नेशनल सिक्योरिटी है, ये जो मुआशरे को आप तकसीम कर रहे हैं ये भी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस बन चुका है। जिस तरह दुनिया के साथ आपने फॉरेन पॉलिसी चलाई और जिस तरह दुनिया में पाकिस्तान को आपने आइसोलेट किया, आप अपनी खुद साख्ता पॉलिसियों की वजह से, उनको ये भी बताई जा सकती है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे लोगों को मोबिलाइज करना, ये करना एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, मेरा नहीं ख्याल ये चीज़ें 2023 में उतनी अच्छे तरीके से हो सकेंगी। अगर 2018 में बिलावल भुट्टो जरदारी ने इमरान खान को सिलेक्टेड कह दिया था, तो 2023 में भी इमरान बिलावल को सिलेक्टेड कह सकते हैं। सो लगता यह है कि ये सब चीज़ें करने से चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। एक ऑर्गेनिक तरीके से निज़ाम को चलने दें, वही एक अच्छा रास्ता लेके आएगा। और उसी तरह तरीके से आप अवाम की ये जो एस्पिरेशंस हैं, जो अवाम को आप ठंडा कर सकते हैं। राइट चीमा देखें साहब, अवाम, पॉइंट टेकन सर। तासुर मुझे ये मिल रहा है कि ये जो तब्दीली है पंजाब में, ये शायद एक पॉलिटिकल विश और विल के तहत नहीं है, बल्कि शायद कोई और ये कोशिशें कर रहा है कि इस तरह के प्रेशर ग्रुप्स बनाए जाएं। ब्रेक की जाने में बढ़ूंगा, ब्रेक से वापस आकर मैं जावेद बलोच साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लूँगा, साथ रहिए। जी वेलकम बैक। बात कर रहे हैं नई सफ़बंदियों की, पंजाब की हद तक जावेद बलोच साहब की जाने में बढ़ूंगा। जावेद बलोच साहब, कैसे देख रहे हैं आप? गो के तरदीद हुई है, अभी जहांगीर तरीन साहब ने भी तरदीद की, अलीम खान साहब ने भी की, चॉइस सर्वर साहब ने एडमिट किया है, लेकिन कोई ऐसा कोई इत्तेहाद बनते हुए आप देख रहे हैं, कोई ग्रुप, कोई नई पॉलिटिकल पार्टी की कोई शक्ल नज़र आ रही है जो डिफरेंस क्रिएट करेगी? देखें अरसलान, ये चूँकि 2023 इलेक्शन का साल है और इसमें नई सफ़बंदियाँ भी होनी है। आप देखेंगे कि नए ग्रुप्स भी बन रहे हैं, चाहे कोई तरदीद करे, चाहे कहे कि हमारा कुछ ऐसे तल्लक वास्ता नहीं है या हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कोई करे ना करे, लेकिन सियासी जमातें अपनी जो है वो सियासी धड़ेबंदी, सफ़बंदी जो है वो होती है। आपने देखा कावली को बनाया गया था, आपने देखा पेट्रियाट बनी, और इसी तरह आपने देखा कि जब तहरीक में एतमाद पेश हुई और जो सारा प्रोसेस हुआ, तो तहरीक इंसाफ में जो है वो एक नए ग्रुप उभरे और उन्होंने अपोजिशन लीडरशिप भी संभाली और सारा कुछ संभाला। तो ये चीज़ें अब जैसे यूँ जो इलेक्शन करीब आता जाएगा, आप देखेंगे कि नई सफ़बंदियाँ, नए धड़े, नए जोड़ तोड़ जो है वो होते नज़र आएंगे। हमने देखा, हम आई विटनेस हैं, जब 2018 के इलेक्शन का था वक़्त, तो बनी गाला महवर था, पूरी सियासत का जहाज़ भर भर के जो है वो लाए जा रहे थे, जहाज़ भर भर के बंदों के यहाँ पर मुलाकातें हो रही थी, हमने देखा, और लोग तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे थे। और अब जबकि तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है वो आहिस्ता आहिस्ता, जब उसका डाउनफॉल है जो अरूज पे गया था और अब आहिस्ता आहिस्ता नीचे जो है वो रवा दवा है, और उस बयानी के साथ जैसे एंटी अमेरिका बयानिया है, एंटी इस्लामी बयानिया है, तो उस बयानी के साथ क्या तहरीक इंसाफ जब इलेक्शन में उतरेगी तो उसके रिजल्ट जो है वो क्या आएंगे, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो सूरत हम देख रहे हैं उसमें तो ये लग रहा है कि जैसे तहरीक इंसाफ में लोग शामिल हुए थे, वैसे ही आहिस्ता आहिस्ता अपनी अपनी जगह पे, जैसे फारूक अदल साहब ने कहा कि जो इलेक्टेबल हैं या जो जिन्होंने सियासत करनी है वो नई शजर तलाश करेंगे, चाहे वो नून लीग पे आएँ, चाहे वो पीपल पार्टी में आएँ, चाहे तहरीक इंसाफ का कोई ख़ास ग्रुप जो है वो बन जाए, उसमें चले जाएँ, लेकिन ये होनी है, ये सब बंदियाँ होनी हैं। और आप ये भी देखेंगे अरसलान कि परवेज़ लाई साहब ने साफ जो है वो कह दिया है कि अपना इत्मीनान के वोट की ज़रूरत नहीं है जी। हम देखेंगे कि 11 तक जो है वो तारीख है कोर्ट की, तो उसके बाद कोर्ट क्या कहती है। तो ये वाकई जो है अपना परवेज़ लाई साहब ठीक कहते हैं कि 99% पंजाब में ऐसे अरकान असम्बली हैं जो नहीं चाहते, बशमूल परवेज़ लाई साहब के असम्बली तहरीर हो, क्योंकि इन लोगों ने अपने हलकों में जाना है, इन लोगों ने अपने वोटर्स के पास जाना है, जिनके वोट लेके वो यहाँ पहुँचे थे असम्बली में, चाहे कौमी असम्बली हो चाहे पंजाब असम्बली हो, तो वो बिल्कुल ये नहीं चाहेंगे कि कोई असम्बली तहलील हो, क्योंकि इलेक्शन का साल है, इलेक्शन में उन्होंने अपने वापस जाना है अपने वोट बैंक के पास, वोटर्स के पास। और फिर जब तहलील होगी असम्बली, तो फिर असलान देखें
25 मई के बाद जो है, ये ग्राउंड रियलिटी में आपको बयान कर रहा हूँ कि 25 मई के बाद तहरीक इंसाफ की का कोई यहाँ पे ना तो कोई मूव चली है इस्लामाबाद में जो 27 किलोमीटर की गवर्नमेंट है, ना यहाँ पे कोई एहतजाज है, ना कोई जुलूस है, ना कोई जलसा है, ना कोई जो है वो कोई और चीज़ है। तो सारी सियासत जो है तहरीक इंसाफ की या तो लाहौर में है या पेशावर में है। क्यों है वहाँ पे? इसलिए वहाँ पे कि वहाँ पे उनकी हुकूमत है और हुकूमत जो है वो शेल्टर दे रही है, खान साहब को शेल्टर दे रही है, उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है, उनके जो जलसे जुलूस हैं, जो उनका प्रोटेस्ट है, उनको जो है वो प्रोटेक्ट किया जा रहा है। तो जब ये हुकूमतें नहीं होंगी, असम्बली तहरीर हो जाएगी, जब निगरान सेटअप आएगा तो फिर वो आप इल्ज़ाम लगाएंगे 35 पंक्चर लग गए, फिर आप इल्ज़ाम लगाएंगे कि पता नहीं जो है वो 4 हल्के खोल लें, 6 हल्के खोल लें तो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हुए जो है खान साहब को और बाकी सियासी जमातों ने आगे बढ़ना है और वो इसीलिए जो है वो जोड़ तोड़ हो रही है, सरबंदियाँ हो रही हैं और सारी चीज़ें चल रही हैं। मैं फ़ारूक आदिल साहब से जानना चाहूँगा। फ़ारूक आदिल साहब, वैसे तो खान साहब प्रीएम्प्ट करते हैं चीज़ें बहुत पहले से और तभी वो एक बयानियाँ बनाना शुरू कर देते हैं, अब तक की उनकी सियासत ये रही है। अब जब वो ये बात कर रहे हैं कि कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ना की जाए, फिर कोई टेक्नोक्रेट सेटअप मुल्क को इस मसाइल से नहीं निकाल सकता, तो फिर जो बातें अब तक चल रही थी कि कोई टेक्नोक्रेट सेटअप ऐसा लंबे अरसे के लिए लाने की बात है, या डेफिनेटली अगर इमरान खान साहब ने प्रीएम्प्ट किया है तो ऐसी कोई सोच होगी पीछे या ऐसा कोई काम किया जा सकता है? देखिए, ये जो टेक्नोक्रेट सेटअप की बात है ना, इसको आप ज़रा सा इमरान खान के अंदाज़े फ़िक्र को, उनको जो मसाइल और दुश्वारियाँ दरपेश हैं उनका जायज़ा लें तो आपको नज़र आएगा कि ये इमरान खान की फ्रस्ट्रेशन बोल रही है। ये फ्रस्ट्रेशन क्या है? उनकी फ्रस्ट्रेशन ये है, आपको याद होगा कि जब तहरीक अदम एतमाद पेश हो रही थी या पेश की जा रही थी तो उस मरहले पर इनके तर्जुमानों में से, इमरान खान के तर्जुमानों में से किसी ने ये कहा था कि अगले चंद रोज़ में देखिएगा कि हम ऐसा पैंतरा बदलेंगे, ऐसी हवा चलाएंगे कि ये सब कुछ जो मुखालिफाना हथकंडे हैं वो सारे उसमें डूब जाएंगे उस सैलाब में। फिर वो हमने देखा कि वो एक ख़त निकाल के लाए और ख़त के साथ ही एक एंटी अमेरिकन नैरेटिव हमारे सामने आया और हमने ये भी देखा कि उसके नतीजे में इमरान खान जो अपनी हुकूमत के दौरान अदम मकबूलियत की आखिरी हदों को छू रहे थे वो ऊपर जाते हमें दिखाई दे, उनकी मकबूलियत बढ़ती हुई हमें दिखाई दी। फिर उस मकबूलियत के जो एक गुबार था या जो उसका उरूज था, उसके नतीजे में पीटीआई ने ज़िमनी इंतखाबात भी जीते। तो ये सारे सिग्नल्स ऐसे थे कि पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अपनी ज़वाल की तरफ जा रही थी वो अपनी मकबूलियत वापस हासिल कर रही है या कर चुकी है। अच्छा, ये एक ऐसी जो वाक़यात हैं यकीनन सियासी क़यादत को भी और सियासी जमातों को भी एतमाद देते हैं, तो उसे ये एतमाद मिला। लेकिन ऐसा लगता है और ऐसा जो गुज़श्ता चंद माह की सियासत है वो ये हमें बताती है कि इस सारे एतमाद के बावजूद वो अपना कोई मुतालबा तस्लीम करने में कामयाब नहीं हो सके। और वो कैसे कामयाब नहीं हो सके? वो ऐसे कामयाब नहीं हो सके कि उनकी तरफ से जितना भी प्रेशर डाला गया हुकूमत ने उस प्रेशर को यानी उससे घबराई नहीं, परेशान नहीं हुई। फिर जब वो परेशानी उन्होंने ये देखी कि हुकूमत परेशान नहीं हुई तो फिर मुख्तलिफ़ किस्म की मूव्स और धरने और लॉन्ग मार्चेस वगैरह शुरू कर दिए गए। वो धरने और लॉन्ग मार्चेस जो हैं, अब आप उसके बारे में इमरान खान और उनकी जमात की तरफ से जितने भी बड़े दावे किए जाएं वो सारा कार-ए-ला हासिल था, उसका उन्हें कोई फ़ायदा नहीं मिल सका। सही। तो अब इसका मतलब ये है, अब जरा टेक्नोक्रेट सेटअप पे की तरफ उनको लग रहा है कि कोई टेक्नोक्रेट सेटअप आ जाएगा और फिर इंतखाबात नहीं होंगे, लिहाजा वो पहले से ही कह रहे हैं। मुझे अपनी बात करने दीजिएगा। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि ये जब उन्हें ये नाकामी नज़र आई तो अब उन्होंने शोशे छोड़ने शुरू किए। टेक्नोक्रेट सेटअप की तो कोई गुंजाइश है नहीं, ये हो सकता नहीं है, कोई चाहे भी तो नहीं हो सकता। वो इसी सूरत में हो सकता है जब मुल्क में लॉलेसनेस हो, आइन की हुक्मरानी ना हो। अब अगर हम मुल्क में आइन की हुक्मरानी के कायल हैं और पाकिस्तान के सारे स्टेक होल्डर उसके कायल हैं और वो कहते हैं कि हम ये कायम रखना चाहते हैं
और वो स्टेक होल्डर्स जिनकी मुदाखलत की वजह से कानून की हुक्मरानी और आइन की हुक्मरानी डिस्टर्ब होती है, वो ये कहते हैं कि हम अपने किए पर शर्मसार हैं और हम अब आइंदा ये नहीं करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि ये काम नहीं हो सकता। इस सिचुएशन में, इस मायूसी में, और वो जो इस्टेब्लिशमेंट से सपोर्ट लेने का शौक़ है इमरान खान को, उसमें नाकामी के बाद अब वो शोशे छोड़ रहे हैं। शोशे छोड़ने का मकसद क्या है? शोशे छोड़ने का वही मकसद है जो आप पाकिस्तान को श्रीलंका बनाकर या इसको आप डिफ़ॉल्ट करार देकर, बैंकरप्ट करार देने के हर रोज़ एक दावा करते हैं, वो बात करते हैं। इसी तरह से आप सियासी निज़ाम और इस्तेहकाम को भी ख़राब करने के लिए शोशे छोड़े जाते हैं। ये पाकिस्तान की तारीख़ नहीं है, ये दुनिया की सियासी तारीख़ है। और जो भी इस तरह से इमरान खान की तरफ से जो मायूसी का शिकार होता है, वो इस तरह उसकी तरफ से इस तरह के इक़दामात ज़रूर होते हैं। हम वो ही देख रहे हैं, इसके अलावा कोई सिचुएशन ऐसी नहीं है। दूसरी बात, अभी जावेद बलोच ने, इनका ताल्लुक़ मेरे शहर से है, तो जावेद बलोच ने हमें ये बताया कि इस्तीफ़ों की बात और एतमाद का वोट लेने और न लेने की बात, और इस सारी सिचुएशन में जब ये कहते हैं कि असम्बली तहलील कर देंगे या हमारे लोग मुस्ताफ़ी हो जाएंगे, तो इसमें भी इमरान खान की मायूसी झलक रही है। और यही मायूसी उनको फिर टेक्नोक्रेट्स और इस किस्म के शोशे छोटे की तरफ ले जाती। सबब क्या है? सबब यह है कि इमरान खान की अपनी जमात में इमरान खान पर अदम एतमाद कर दिया है। इमरान खान ये चाहते हैं कि सफ़े लपेट कर हम पीछे चले जाएं, इस तरह से पूरा निज़ाम बैठ जाएगा। जबकि इमरान खान की सियासी जमात में जो सियासी कारकुन शामिल हैं, जो अरकान असम्बली हैं, वो इमरान खान पर अदम एतमाद करते हुए कहते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता। वो क्यों कहते हैं इस तरह से ऐसा नहीं हो सकता? वो इसलिए कहते हैं कि वो इमरान खान के लोग नहीं हैं, वो किसी और के लाए हुए लोग थे। आज वो इमरान खान के प्लेटफॉर्म पर इक़्तिदार में आए, कल उन्हें किसी और प्लेटफॉर्म से इक़्तिदार में आना है। सर, एक ब्रेक की जाने बढ़ना है मुझे, पॉइंट वेल टेकन। ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। जी, वेलकम बैक। डॉक्टर चीमा साहब, अभी फ़ारूक आदिल साहब ने बड़ी तफसील से सारे मामले पर रोशनी डाली, और जो टेक्नोक्रेट सेटअप की बात है उस पर उन्होंने कहा ये एक शोशा है जो इन फ्रस्ट्रेशन या मायूसी के बाद इमरान खान साहब ने छोड़ा है। लेकिन ये पहला मौका नहीं है कि ये इमरान खान साहब ये बात कर रहे हैं या ये बात हम सुन रहे हैं कि कोई टेक्नोक्रेट सेटअप आना है जो कि कर्से के लिए होगा, जो कि मामलात को बदलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये लॉलेसनेस में मुमकिन है, अदरवाइज पॉसिबिलिटी नहीं। मुझे याद पड़ता है 2018 से पहले भी हम इस तरह की बात सुन रहे थे और अब दोबारा हम ये सुन रहे हैं। तो ये क्या कोई भी आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन इस तरह के शोशे छोड़ता है, या कोई ना कोई इस सारे मामले पर काम कर रहा है या कर रहा होता है जो कि समझता है कि इस मौजूदा निज़ाम से बेहतरी नहीं आ सकती, एक ऐसा सेटअप लाया जाए जो सिस्टम में तब्दीली लाए और फिर कोई आकर डिलीवर करे? देखिए अरसलान साहब, पहली बात तो ये है कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन में इमरान खान का कोई सानी नहीं है। वो नैरेटिव बनाते हैं, अवाम को, मीडिया को, सियासी जमातों को उस नैरेटिव के पीछे लगाते हैं। वो फिर थोड़े दिनों बाद एक और नैरेटिव देते हैं, एक और बयानियाँ देते हैं, लोग उस पर डिस्कस करते हैं। सो देखिए ना तो सियासी जमातों के पास कोई बयानियाँ है। पीपल्स पार्टी बिलावल खामोश हैं, जरदार नवाज शरीफ साहब वो इकॉनमी लेके उनको बैठ गई है, तो उनके पास तो कुछ है ही नहीं है। ये इमरान खान जारी बात है, फारग बंदा बैठा हुआ है, वो रोजाना कोई ना कोई काम कर रहा है, वो रोजाना बात करते हैं, एक चीज लेके आते हैं, एक बात। और ये रही बात टेक्नोक्रेट्स की, तो इमरान खान का जमाना भी तो टेक्नोक्रेट्स का था। आए ना बात कर ले, कितने लोग थे जो इंपॉर्टेंट जगहों पे बैठे हुए, तो सारे के सारे वो टेक्नोक्रेट थे। कितने को इलेक्टेड लोग जो हैं, आज तक पाकिस्तान की सारी सियासी जमातों को कोई आज तक इलेक्टेड फाइनेंस मिनिस्टर तो पाकिस्तान में मिला नहीं है। टेक्नोक्रेट इन्हें चाहिए होता है, तो वो क्या होता है? और टेक्नोक्रेट क्या आपको नहीं पता किस किस की सुनता है? टेक्नोक्रेट होते ही इसलिए हैं, किसी भी पार्टी में, किसी भी हुकूमत में टेक्नोक्रेट बैठाए इसलिए जाते हैं ताकि वो उन अदारों की बात सुने जो चाहते हैं कि उनकी बात सुनी जाए। सो ये जो चीज़ है ना टेक्नोक्रेट, ये इमरान खान साहब का एक नया तरीका है। मैं इसको समझता हूँ कि वो ये कर रहे हैं, लेकिन
सियासी जमातों ने कौन से हमारे पास मोहित यूसुफ भी हमें बाहर से लेके आना पड़ता है, फाइनेंस मिनिस्टर कोई नहीं इलेक्टेड, हम किसी को ये कह ही नहीं सकते। हम सुनते आ रहे हैं पीपल्स पार्टी नून लीग पुरानी, पीपल्स पार्टी पुरानी, पीटीआई पुरानी, किसी के पास कोई फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है। जो और ये सारे सियासतदान जाके फाइनेंस मिनिस्टर से लड़ते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर इलेक्टेड नहीं होता, उसको परवाह ही नहीं है कि उनकी इलेक्टेड लोगों की क्या मजबूरियां होती हैं। सो मेरा ख्याल ये है कि ये टेक्नोक्रेट सेटअप की बात करना भी ज्यादती होगी, और इमरान खान को आप रोक नहीं सकते कि वो इस तरह के शोषण छोड़े, उसने छोड़ते रहना। उसने तो ये तो अभी देखे ना, जिस तरह ये पहले बात हो रही थी कि जब से वो पावर से निकले उनकी कोई बात पूरी नहीं हुई वो, लेकिन इसके बावजूद वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनाने में, एक ऑफेंसिव लॉन्च करने में, हुकूमत के खिलाफ, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, देखिए उन्होंने सबको मसरूफ किया हुआ है। अवाम लार्जली उनके साथ है, सोशल मीडिया पे स्पेस उन्होंने घेरी हुई है। ये पीछे जो कुछ ऑडियोज वगैरह आई तो कुछ मामला ठंडा हुआ इमरान खान के ऊपर, लेकिन वो फिर वो एक ही चीज समझते हैं। इमरान खान को एक ही चीज पता है कि अगर आपका बयानिया मजहब के नाम पे हो, नेशनलिज्म की बात हो, फॉरेन कॉन्स्पिरेसी हो, फौज के स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ हो, तो आपकी हर चीज पाकिस्तान में बेचेगी। और देखें इस वक्त तो इमरान खान जो है वो खुले परों से उड़ रहे हैं, उनके पर तो जो काटने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो खुले परों से उड़ रहे हैं, और उनको पता है मैं खुला बयानिया रखूंगा तो मैं हर एक पे तनकीद कर सकता हूं। सो मुझे ये लगता है कि ये तो एक शोशा ही शोशा है, लेकिन ना तो कोई टेक्नोक्रेट सेटअप उस तरह आएगा लार्जली। हाँ, हर जो भी जमात आएगी उसके अंदर टेक्नोक्रेट बैठे होंगे, वो लोग जो एस्टैब्लिशमेंट को अच्छे लगते हैं, या वो लोग नहीं नहीं, जो ये तो सियासी आपने बिल्कुल जमातों सर के एक पास नहीं। और तस्वीर बताइए ना चीमा साहब। ये तो टेक्नोक्रेट सेटअप, वो टेक्नोक्रेट्स इन गवर्नमेंट होना बिल्कुल एक डिफरेंट बात है, लेकिन टेक्नोक्रेट सेटअप की बात है, और खान साहब का भी बयान कैटेगोरिकली टेक्नोक्रेट सेटअप के हवाले से है। वही जो बातें चल रही हैं हर सतह पर, जिनको एड्रेस आपने भी कर दिया और उससे पहले फारूक आदिल साहब ने भी कर दिया। मैं जावेद बलोच साहब की राय भी इस पर ले लेता हूँ। बलोच साहब, ख़बरें जो इस्लामाबाद में बहुत सारी गर्दिश करती हैं, मुख्तलिफ थ्योरीज़ भी हैं, उसमें टेक्नोक्रेट सेटअप हो या ये कहा जाए कि जी ये प्रोलॉन्ग, मतलब 1 साल मज़ीद फाइनेंशियल एमरजेंसी और इस गवर्नमेंट का जाना, कितनी सदाकत है इन सारी चीज़ों में? देखिए अरसलान, टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट जो है कौन लेके आएगा? इसमें सियासी जमातों की इनपुट भी तो होगी। अगर वो चाहेंगी, नून लीग चाहेगी, पीपल्स पार्टी चाहेगी, तहरीक इंसाफ जो है वो चाहेगी, ये बाकी जो जमातें हैं वो चाहेंगी, तो कोई ऐसा सेटअप बनेगा ना। कोई बाहर से तो किसी ने नहीं, ना अमेरिका लेके आएगा, ना कोई एस्टैब्लिशमेंट बाहर से बंदे लेके आएगी और वो आके बिठा देगी। तो कोई भी सियासी जमात जो है वो ऐसा सेटअप जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकती। अब रही बात खान साहब के जो है वो बयानिया की और एक नई थ्योरी पेश करने की, तो वो घर बैठ के आराम से वही जो कमर साहब ने कहा कि वो घर फारग आदमी है, घर बैठे हुए हैं, उन्होंने सिर्फ चीज़ों को मैनेज करना है कि उन्होंने खेलना कैसे है आया, और उन्होंने सोशल मीडिया के साथ कैसे खेलना है, उन्होंने जो नेशनल मीडिया है उनकी स्पेस कैसे जो है वो लेनी है। आप देखें, जब भी 5 बजे का बुलेटिन होता है, 6 बजे का होता है, 9 बजे का होता है, वो स्पेस उनके पास होती है। आज भी आपने देखा जब उन्होंने खिताब फरमाया और सारी स्पेस उनके पास थी जी। तो ये चीज़ें वो हैं असलान, जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है, और ये एड्रेस हमने नहीं करना, ये एड्रेस करना है जो पॉलिटिकल जमातें हैं। उन्होंने जो धड़ेबंदियाँ भी चल रही हैं, बलूचिस्तान में लोग शामिल हो रहे हैं पीपल्स पार्टी के अंदर, कराची में जो है MQM के धड़े इकट्ठे हो रहे हैं सारे, तो ये वो चीज़ें हैं कि जो इंडिकेट कर रही हैं कि इलेक्शन का साल है, और इलेक्शन में जो है पॉलिटिकल हर जमात ने अपनी अपनी जो है वो स्पेस बनानी है, अपनी अपनी उन्होंने जो है वो बयानियाँ लेके आगे चलना है। अब देखें, आज की PDM जो है कल सियासी मैदान में एक दूसरे के खिलाफ होगी, एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे होंगे, अपना अपना नजरिया बेच रहे होंगे, अपने अपने नजरिए पे लोगों को लेके आ रहे होंगे। यही जो है वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब करने की कोशिश कर रहे हैं कि, लेकिन जब वो इलेक्शन के करीब आएंगे तो हमें ये लग रहा है कि उनके पास शायद इतनी तादाद ना हो, इतने इलेक्टेबल ना हो कि वो इस पोजीशन में हो कि वो कोई अपना सियासी रोल प्ले कर सकें इस सिस्टम के अंदर जो मौजूदा सूरत हाल लग रही है। और जिस तरह उनका बयानिया वापस ज़ीरो की तरफ जो है वो 100 से 0 की तरफ आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है कि देखें आप कब तक जो है वो झूठ पर मबनी बयानिया को बेचेंगे। वो कहते हैं ना कि झूठ इतना बोलें कि वो सच लगना शुरू हो जाए। तो वही सूरत हाल है कि आप जितना झूठ बोलते जाएंगे, फिर उस झूठ को कवर करने के लिए भी आपको जो है वो स्पेस चाहिए होगी आपको फिर लेकिन खान साहब जो है वो ये वाहिद लीडर हैं पाकिस्तान के कि जो जितने मर्जी यू टर्न ले लें, जितने मर्जी जो है वो बयानिए एक बयानिया अपना लेके चलें, फिर उसके बाद दूसरा बयानिया, फिर तीसरा बयानिया, फिर तो ये वाहिद लीडर हैं कि जो बड़े मज़े के साथ, बड़े आराम के साथ
जो है वो एक झूठ बोल के दूसरा झूठ बोल लेते हैं, एक बयानिया बना के दूसरा बयानिया जो है बना लेते हैं, लेकिन कोई उन्हें पूछने वाला कोई नहीं होता। ना ही कोई जो है उनके जो फॉलोअर्स हैं वो उनसे बात करते हैं कि खान साहब आपने तो जो है ऑन रिकॉर्ड होता है ना, ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं, कैमरा है, वो कैमरे में जो है वो आपकी बात महफूज हो गई, वो 10 साल बाद भी जो है वो निकालेंगे तो पड़ी होगी। तो कई दफ़ा जो है आपके टीवी चैनल ने, बाकी टीवी चैनल ने चलाते हैं कि खान साहब ने 6 महीने पहले ये कहा था, फिर 3 महीने बाद फिर ये कहा था, फिर अब ये कह रहे हैं। तो ये वाहिद आई थिंक लीडर हैं कि जो अपनी ही बात पे जो है पीछे हटते हैं, फिर नई बात करते हैं, फिर पीछे हटते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है वो अल्टीमेटली आपको फेस करना पड़ेंगी अगले आने वाले वक्त में, मुस्तकबिल में आपको ये चीज़ें सारी फेस करना पड़ेंगी। तो फेस कैसे करेंगे? जब इलेक्शन होगा तो जाहिर बात है जिसने वोट देना है तो वो ये कम से कम सोचेगा कि मैंने वोट जो है वो किसको देना है और किस तरह जो है वो देना है। अब देखें मुल्क में दहशतगर्दी दोबारा शुरू हो चुकी है जी, हमारी फोर्सेस पर हमले जो है वो होना शुरू हो चुके हैं, हमारे लोग शहीद हो रहे हैं। लेकिन कहीं कोई बात ऐसी पॉलिटिकल इस सारी सिनेरियो में कहीं आती है कि छोड़ें सियासत को, पहले कोई नेशनल इंटरेस्ट देखते हैं, पहले कोई अपना मुल्क की बात करते हैं कि कोई अवाम को महंगाई से कैसे निकाला जाए, अवाम को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ कैसे फराहम किया जाए। अब देखें एक टैक्सी ड्राइवर बेचारा जो है वो यहाँ मारा गया एक सुसाइड अटैक में, तो उसके वली वारिस कौन बनेगा? बाकी जो लोग शहीद होते हैं, हमारे फोर्सेस के जवान शहीद हो रहे हैं, अफसर शहीद हो रहे हैं, तो उनका भी तो कोई जो है वो किसी ने बात करनी है कि नहीं करनी। सिर्फ आप ये कहें कि पूरे तमाम मसाइल का हल इलेक्शन में है, तो इलेक्शन में जो है वो कैसे जाया जाएगा, किस तरह जाया जाएगा? तो ये सारी सूरत हाल है जहाँ पर हमें बैठना पड़ेगा। राइट पॉइंट। मैं ब्रेक की जाने बढ़ूंगा जी, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। फ़ारूक आदिल साहब की जाने में बढ़ूंगा। फ़ारूक आदिल साहब, मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर गो के इसाक़ साहब कह रहे हैं 4 अरब डॉलर नहीं है, 10 अरब डॉलर हैं, लेकिन मुल्क डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा है। बहुत सारी चीज़ों की तरफ जावेद साहब ने इशारा किया जो इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की एक सिचुएशन है, बाकी मामलात हैं, लेकिन हम अपनी खींचातानी और अपनी सियासत में ही मसरूफ़ हैं, चाहे वो PDM की जमातें हों, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या कोई और हो। बस हम एक दूसरे को मोर्द इल्ज़ाम ठहराने, एक दूसरे को बुरा भला कहने में मसरूफ़ हैं और ये नहीं सोच रहे हैं कि खुदा न खास्ता अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता है या कोई ऐसी सूरत हाल बनती है, दहशतगर्दी बढ़ जाती है, तो फिर हम कहाँ खड़े होंगे? अच्छा, अब अरसलान आपके पास थोड़ा वक्त होगा, ऐसे जल्दी जल्दी 2-3 इशारे करके हम आगे बढ़ जाते हैं। अभी एक ज़िक्र किया जावेद साहब ने कि इमरान खान एक वक्त में एक बात कहते हैं और उसी सांस में वो दूसरी बात कह देते हैं, अगरचे वो सब रिकॉर्ड मौजूद होता है लेकिन उनको कोई पूछने वाला नहीं है। फिर ये भी कहा गया कि उनके पास सारा यानी मीडिया का प्राइम टाइम वो ले जाते हैं, उन्हें बात कहने का सलीका आता है और कह जाते हैं, और मंज़र पर इमरान खान के अलावा कोई नहीं, और खूब कहा चीमा साहब ने कि फारिग आदमी बैठा है तो जो मर्ज़ी कहता चला जाए। बज़ाहिर हमें यही नज़र आता है, लेकिन ये जो अमल है ये कोई बहुत सूदमंद नहीं होता, ना उसके लिए जो ये बात कह रहा होता है, ना उसके लिए जो उसकी बात को आगे पहुंचाने का कैरियर होता है। मेरा इशारा मीडिया की तरफ है, उसको भी नुकसान होता है इससे, और इस पर बहुत रिसर्च हो चुकी है, और कहने वाले पर भी। और उसकी जो ज़िंदा मिसाल है, मुमकिन है कि आप लोगों ने वो चीज़ें देखी भी हों, पढ़ी हों, अखबारात भी ज़रा पुराने देखे हों कि अल्ताफ़ हुसैन कराची में एक होते थे और अल्ताफ़ हुसैन सारा प्राइम टाइम ले जाते थे। जब 9 बजे का बुलेटिन शुरू होने वाला होता था हमारा चैनल्स का, तो उस वक्त अल्ताफ़ हुसैन नामदऊ नसल्ली अला रसूल करीम से अपनी तकरीर शुरू किया करते थे। उसके बाद इसी तरह गालियाँ दिया करते थे जैसे आज हम सुनते हैं। तो कहने का, और वो पूरे बुलेटिन में उनका खिताब जारी रहता था, और उनकी दहशतगर्दी इतनी थी और उनका दहशत इतनी थी कि चैनल्स कोई ब्रेक नहीं ले सकते थे अपनी कमर्शियल्स की। ये सूरत हाल थी। आज अल्ताफ़ हुसैन का कोई नाम अखबार में, टेलीविज़न में, किसी और जगह ले सकता है? नहीं ले सकता। यकीनन रियासत ने इसमें कोई किरदार अदा किया होगा, लेकिन इसके अलावा वो किरदार भी मौजूद है
जो लोग उकता जाते हैं इस तरह के तर्ज अमल से। तो ये आप भूल जाएं कि इमरान खान के इस तर्ज अमल से लोग उकताएंगे नहीं, और ये भी आप भूल जाएं कि कोई रियासती इदारा इसको तादेर बर्दाश्त करेगा। इमरान खान ने अब उसी जगह जाना है जिस जगह बकौल अपने उनके कि 22 साल की जद्दोजहद, 22 साल की जद्दोजहद से पहले जिस मकाम पर थे इमरान खान, एक इंतखाबी सीट जीत ली, 2 जीत ली, 3, इससे ज़्यादा की उनकी हैसियत न पहले थी न उनकी आज है। तो इमरान खान उस अंजाम से दो चार होने चले जा रहे हैं। अब आ गया मामला कि मुल्क को आगे कैसे बढ़ाना है, जो सवाल उठाया जावेद साहब ने। देखिए, आपने मईशत को नेशनल सिक्योरिटी के साथ लिंक कर दिया है। ये क्या सबब है? ये सबब है कि आप मुल्क को मिसाके मईशत की तरफ ले जाना चाहते हैं। तो आपको जितनी जल्द मुमकिन हो जाए आपको मिसाके मईशत की तरफ जाना है, और इसमें इमरान खान की भलाई ये है कि वो इस मिसाक में शामिल हो जाएं। अगर वो इस मिसाक में शामिल हो जाएंगे तो पाकिस्तान के सियासी एरेना पर मौजूद रहेंगे। अगर वो नहीं शामिल होंगे तो उनका अंजाम वैसी ही सियासी जमातों की तरह होगा जिनका हम तस्करा पढ़ते सुनते आए हैं और अभी भी हम तस्करा कर रहे हैं। तो ये इसका तीसरा पहलू है। ठीक, और चौथा भी आप कहते हैं तो बयान कर देते हैं, बाकियों को चौथा और पांचवा बताने दीजिए। को मौका दीजिए। ठीक है डॉक्टर चीमा साहब, इत्तेफाक करते हैं आप इस बात से जो फारूक आदिल साहब ने कही कि बहुत देर तक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा? एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बहुत हद तक तो वो जा चुके हैं और अब तक बर्दाश्त किया जा रहा है। कोई स्पेस उनकी कम नहीं हुई है। जो कोई पॉलिटिकल मूव्स के ज़रिए कभी उनको रोकने या उनकी तकारीर बराह रास्त ना दिखाने की बातें थीं, वो भी अब ख़त्म हो गई। और क्योंकि वो इतना मायने भी रखता है कि सोशल मीडिया है, दीगर प्लेटफॉर्म्स हैं, आप समझते हैं कि कोई उनके साथ भी सख्ती बरती जाएगी? क्योंकि अब तक तो यही मानना है कि खान साहब के साथ लाडों वाला सलूक है। मेरा ख्याल है कि अगर इमरान खान साहब इसी तरह ये कंप्लेंट्स करते रहे, इसी तरह बस ये बातें करते रहे, देखिए इमरान खान के पास भी कोई सोल्यूशन तो नहीं है। वाइट पेपर एक निकाला, जब हुकूमत में आते हैं तो वही मसाइल देखने पड़ते हैं। तो सोल्यूशन जो है ना, वो जैसे बात की जा रही है, आदिल साहब भी बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, इकोनॉमी को लिंक कर दिया गया है उसके साथ, जो कि पुराना कर दिया गया है, लेकिन उसको सिविलियनाइज अभी किया जा रहा है, आवाम के सामने उस तरह भी लेके आया जा रहा है। सो लगता है ये कि इमरान खान साहब इररेलेवेंट हो जाएंगे, शोर डालते रहेंगे, पावर में नहीं होंगे, फ्रस्ट्रेटेड होंगे। वो उनको इस चीज़ की समझ आया। वो जब अप्रैल से फारिग हुए थे तो उसके बाद जितनी कोशिश कर रहे थे वो सिर्फ इसी चीज़ की कर रहे थे कि किसी तरीके साल के एंड में इलेक्शन हो जाएं, वरना अगले साल के एंड में इलेक्शन होंगे। सो अब उनको, वो हार गए हैं, उनको पता है मैं हार गया हूं और मैं अब ये इलेक्शन अगले साल, अब ये इलेक्शन अक्टूबर नवंबर में अगले साल होने हैं, इस साल होने हैं। सो इमरान खान साहब बिल्कुल ही रेलिवेंट, जो बड़ी अच्छी मिसाल दी गई है उसके अल्ताफ हुसैन की। सो मुझे ये लगता है कि अगर इमरान खान ने ये मिसाके मईशत का ये चीज़ ना संभाली और अपनी ईगो पीछे ना की और पाकिस्तान की इक़्तिसादियात को देखते हुए एक टेबल पे ना बैठे सारे सियासी जमातों के साथ और एक माहौल क्रिएट करना पड़ेगा। ये जो एलीट स्ट्रक्चर है, देखिए आप इमेजिन करें कि शब्बर जैदी कल कह रहे थे कि $5 अरब तो आप जो है वो एलीट की गाड़ियों में लग जाते हैं, भाई तेल शेल में लग जाते हैं, ये एलीट के अपने शशके हैं पाकिस्तान के अंदर। सो मुझे लगता है कि अगर हमने ये पूरे का पूरा अपनी कंट्री की डायरेक्शन ना बदली, और वो तभी बदली जा सकती है जब एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट पार्लियामेंट में होगा जिसको तमाम सियासी जमातें एंडोर्स करें और एक इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट भी हो, तब जाके चीज़ें बेहतर हो सकेंगी। जावेद बलोच साहब, आखिरी सवाल, इलेक्शंस की बात की जाती है, ये साल इलेक्शन का आप देख रहे हैं, आपकी नज़र में आपको लगता है कि इलेक्शन हो जाएंगे? क्योंकि आम अंदाज़ा एक ये भी है कि शायद ना इलेक्शन हो पाए। मेरे ख्याल में इलेक्शन, और फिर ये भी साथ बता दें कि इलेक्शन हो जाए तो मसाइल का हल निकल आएगा क्या? असलन मेरे ख्याल में इलेक्शन होंगे, क्योंकि इलेक्शन अगर ना हुए तो कोई भी सियासी जमात जो है अफोर्ड नहीं कर पाएगी कि ना तो नवाज शरीफ साहब वापस फिर आएंगे और ना ही जो है वो नून लीग ये अफोर्ड करेगी, पीपल पार्टी अफोर्ड करेगी, और ना ही तहरीक इंसाफ या कोई और सियासी जमात। देखें, इलेक्शन होंगे तो मसाइल का हल निकलेगा ना। इलेक्शन होंगे तो वोटर को अपना हक में जो है वो हक राय दही जो है इस्तेमाल करेगा। लेकिन आम ख्याल एक ये भी है कि शायद मसाइल का हल ना निकल पाए, इलेक्शनों के बाद और मसाइल बढ़ जाएं। मसाइल तो ये रहेंगे। आप अगर मुझे एक जुमले का मौका देंगे तो मैं बयान कर दूंगा। जावेद बात कंप्लीट कर लें। जी प्लीज आप करें। जी फारूक साहब, मुझसे कह रहे हैं? जी फारूक। अच्छा सॉरी जावेद, मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि देखें, हमारे जो मसाइल हैं इक्तिसादी, उसकी बुनियादी वजह
इमरान खान का तर्ज अमल है जो सिचुएशन को ठीक नहीं होने दे रहे। जी। वो अदम इस्तेकाम और गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर रहे हैं। इनको आप यकीन रखिए कि आइंदा चंद दिनों में इनको शटअप कॉल मिलेगी और इनको ये कहा जाएगा कि आप बाज आएँ अदम इस्तेकाम फैलाने से, और उसके बाद जब ये सिचुएशन हो जाएगी तो आपके यहाँ जो आलमी मालियाती इदारों ने जो आपको सपोर्ट करनी है, जो दोस्तों ने सपोर्ट करनी है, वो सपोर्ट शुरू हो जाएगी और आपके ये मसाइल हल हो जाएंगे और आप इलेक्शन की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो फारूक आदिल साहब इत्तेफाक करते हैं कि इस तरह की फ़िज़ा बनेगी तो फिर इलेक्शन की तरफ जाएंगे। सर इलेक्शन जब होगा ना तो ये सारी जो चीज़ें चल रही हैं ना ये खुद ही साफ़ होना शुरू हो जाएंगी। देखिए ना, जब असम्बली अपनी मदद पूरी करेगी और नई असम्बली आएगी तो नया सेटअप बनेगा, नई चीज़ें जो हैं सामने आएंगी। और अगर खान साहब ने अपना यही बयानिया रखा, अगर खान साहब सिस्टम के अंदर ना बैठे, अपने आप को उन्होंने इन ना किया जैसे पहले कहा गया, तो फिर एक अपनी डेढ़ इंच की मस्जिद जो है बना के बैठे रहेंगे। तो कोई जैसे अल्ताफ़ हुसैन का नाम लिया गया तो कोई नाम लेने वाला भी शायद ना हो कि कोई खान साहब हुआ करते थे। तो जब आपने सिस्टम के साथ चलना होता है तो फिर काफ़ी सारी चीज़ों को पे कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ता है, लोगों की बात भी सुननी पड़ती है और लोगों को साथ लेके भी चलना पड़ता है। जब आप ऐसा नहीं करेंगे तो यही वो लोग थे ना जो अपने आपके पास आए थे, आपके साथ मिले थे, तहरीक इंसाफ बड़ी थी और फिर सीटें बड़ी थी, फिर राइट सारा, सर। और ये फिर ऐसे चीज़ें बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तीनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का। आज के प्रोग्राम से इतने। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।